गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे आप सब लोग। मैं सीए संदीप अरोड़ा आज आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ पेपर नंबर 4 का सेकंड पार्ट। जैसे कि आपको पता है हमारा जो पेपर नंबर 4 है वो है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। इकोनॉमिक्स आपको 60 मार्क्स का है, 40 मार्क्स का BCK है, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। ठीक है जी, 60 मार्क्स का इकोनॉमिक्स, 40 मार्क्स का BCK। दोनों के दोनों आपको पता है हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है जी, इकोनॉमिक्स के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। ठीक है, अब हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं BCK, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। ये सब्जेक्ट हम बच्चों हमारे CPT के कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट के सिलेबस में नहीं हुआ करता था। ठीक है जी, अब देखिए ये सब्जेक्ट है किस लिए, किस चीज़ के ऊपर है, पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं। देखिए कोई भी सब्जेक्ट आप लोगों ने +1 में +2 में इकोनॉमिक्स किया तो टीचर्स ने जरूर बताया होगा कि इकोनॉमिक्स किस वजह से है, क्या है। ठीक है, जरूर एक इंट्रोडक्शन दी होगी। अकाउंट्स किया उसमें भी आपने जरूर एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर जरूर टीचर्स ने लिया होगा। अब देखिए जो बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज है ये हम सभी CA लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कल को इन फ्यूचर में आप लोग क्या बनने वाले हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सीए बनने के बाद आप लोग या तो फिर क्या करोगे, अपना बिजनेस चलाओगे, या तो फिर क्या करोगे आप जॉब में जाओगे, एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है जी, या तो फिर आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। यही चांसेस होते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ठीक है, या अगर आप अपना बिजनेस करते हो तब भी आपको बिजनेस की नॉलेज रिक्वायर्ड है, बिजनेस और कॉमर्स की नॉलेज रिक्वायर्ड है। अगर आप जॉब में जाते हो, अगर आप जॉब सेक्टर में जाते हो, जॉब में किसी कंपनी में जॉब करते हो, ठीक है, फिर भी आपको कॉमर्स, बिजनेस और कॉमर्स की नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। अब देखिए सबसे बड़ी बात, अगर आप जॉब करते हो, मान लीजिए किसी बड़ी कंपनी में काम करते हो, अब आपको पता नहीं है कौन सी कंपनी में काम करने वाले हो कल को फ्यूचर में। वो कंपनी क्या बिजनेस के साथ डील करती है, क्या प्रोडक्ट्स के साथ डील करती है, आपको पता नहीं। पता है आपको, आज नहीं पता। वो कंपनी कौन से सेक्टर के साथ बिलोंग करती है, नहीं पता। ठीक है, वो कंपनी कौन सी इंडस्ट्री के साथ बिलोंग करती है, पता नहीं। कौन से रीजन में बिलोंग करती है, पता नहीं। ठीक है, क्या वो सिर्फ इंडिया में काम करती है, क्या वो और बहुत सारी कंट्रीज में काम करती है, पता नहीं। तो इसका मतलब है आपको एक ओवरऑल जनरल व्यू जरूर पता होना चाहिए। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों की नॉलेज रिक्वायर्ड है आपको CA बनने के लिए। तीसरे नंबर पे आप प्रैक्टिस करने वाले हो, या तो फिर आप प्रैक्टिस करने वाले हो। ठीक है जी, तीसरे नंबर पे आप कल को क्या करने वाले हो, प्रैक्टिस करने वाले हो। अब प्रैक्टिस अगर आप करते हो CA की सॉरी, प्रैक्टिस में क्या करोगे, कंसल्टेंसी सर्विसेज दोगे। अब कंसल्टेंसी सर्विसेज जो दोगे आप, आपके पास जो बिजनेसमैन आने वाला है वो अलग अलग टाइप, डिफरेंट टाइप्स की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपके पास आपसे सलाह मशवरा लेने के लिए आपके पास आने वाले हैं। तो आपको पता नहीं वो बिजनेस एंटिटी कौन से इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है, कौन से रीजन से बिलोंग करती है, आपको नहीं पता। ठीक है जी, तो मतलब क्या है, कहने का पर्पस क्या है, मोटिव क्या है। कहने का मोटिव ये है कि आपको हर चीज की एक बिजनेस की जनरल नॉलेज जरूर चाहिए। एक ओवरव्यू आपको डिफरेंट एरियाज में आपको नॉलेज रिक्वायर्ड है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है जी, तो हमारे इस सब्जेक्ट में इसी चीज के ऊपर ही डिटेल में चर्चा की गई है। इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको एक बिजनेस एंड कॉमर्स के बारे में नॉलेज देने की कोशिश की गई है। ठीक है जी, कि कैसे हम लोग चारों तरफ बिजनेस से जकड़े हुए हैं। ठीक है जी, किस तरीके से हम लोगों को हर एक्टिविटी में बिजनेस इन्वॉल्व है, किस तरीके से हमारे को नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी, कुल मिला के हमारे सिलेबस में बच्चों 6 चैप्टर हैं। ठीक है जी, पहला जो हम इंट्रोडक्शन, जिसका नाम ही क्या है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं आपको एक थोड़ा सा एक मिल गया होगा, एक दिमाग में एक आइडिया सा आ गया होगा कि
इस सब्जेक्ट में एक्चुअल में हम करने क्या वाले हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना, चाहे मैं अपने खुद के टाइम से जब हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, जब से मैंने स्टडी शुरू करी तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती थी ना, जब एक बिल्कुल नया एक ऐसा सब्जेक्ट जो मैंने कभी नहीं किया, वो स्टार्ट करते वक्त मेरे दिमाग में ये आता था एक्चुअल में ये सब्जेक्ट यार है किस लिए, एक्चुअल में ये सब्जेक्ट है किस लिए है, इसका पर्पस क्या है, एक्चुअल में हम लोग इस पे पढ़ने क्या वाले हैं। जब एक बार एक आइडिया सा बन जाता है दिमाग में, ठीक है, तो फिर हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। अगर हमारे को एक किसी सब्जेक्ट में, जब हम कोई सब्जेक्ट नया शुरू करने जा रहे हैं, उसमें हमें अभी यही समझ नहीं आ रहा है एक्चुअल में यार ये चल क्या रहा है, ठीक है, एक्चुअल में ये सब्जेक्ट में हो क्या रहा है, तब तक हम लोग क्या है उस तरीके से उस वे में नहीं जुड़ सकते जो एक्चुअल में हमारी कैपेसिटी है, हमारी पावर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों हमारा पहला चैप्टर, जिसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। चलिए सबसे पहले क्या है इंट्रोडक्शन। चलिए, ह्यूमंस एंगेज देमसेल्फ अल्टरनेटिवली बिटवीन वर्क्स एंड लाइफ। बिल्कुल जी, हम लोग क्या है अपने काम में और अपनी जो लाइफ का मतलब यहाँ पे पर्सनल लाइफ, इन दोनों में क्या है एंगेज्ड हैं। बिल्कुल जी, ठीक है। वी वर्क टू अर्न इनकम, हम किस लिए काम करते हैं, बिल्कुल जी कमाई पैसा अर्न करने के लिए काम करते हैं। वी स्पेंड एंड ऑल्सो सेव द इनकम फॉर द सस्टेनेंस ऑफ द सेल्फ एंड द फैमिली। अब हम लोग क्या करते हैं, अब जो पैसा कमाया हमने, हम लोगों ने जो पैसा कमाया, हम लोग क्या करते हैं, जो पैसा हमने कमाया था उसको क्या करते हैं खर्च करते हैं। ठीक है जी, किसके लिए, अपने लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए, मतलब अपने ऊपर खर्च करते हैं या फिर अपनी फैमिली के ऊपर खर्च करते हैं। ठीक है जी। इन द प्रोसेस डेली वी एंगेज इन द न्यूमरियस ट्रांजेक्शंस एंड एक्सचेंज आवर इनकम फॉर बाइंग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। अब हम क्या करते हैं, अब पहले हमने क्या बोला, यही पढ़ा ना पहली लाइन में कि हम लोग क्या करते हैं इनकम अर्न करते हैं। हम लोग क्या है अपनी बिजनेस काम में और पर्सनल लाइफ में उलझे हुए लोग हैं। हम लोग इंसान जो है बिजनेस में और पर्सनल लाइफ में उलझे हुए हम लोग हैं। ठीक है, हम लोग पैसा कमाते हैं, बिल्कुल कमाते हैं जी। अब जो हम पैसा कमाते हैं अपने ऊपर और अपनी फैमिली के ऊपर खर्च करते हैं। ठीक है जी। अब ये जो पैसा खर्च होता है, अब ये पैसा खर्च होता है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं और बहुत सारी सर्विसेज लेते हैं। यही होता है ना, हम अपने पर्सनल लाइफ के लिए, अपने फैमिली वालों के लिए, अपने लिए बहुत सारी गुड्स खरीदते हैं, बहुत सारी अलग अलग तरीके की सर्विसेज लेते हैं। ठीक है जी। बीइंग सोशल एंड सोशली अवेयर वी ऑल्सो लिव ए फैमिली लाइफ। ठीक है जी, सामाजिक होने के नाते हम लोग क्या है एक फैमिली लाइफ जीते हैं और एंगेज इन सोशल एक्टिविटीज़। बिल्कुल जी, ठीक है, चैरिटीज़ भी करते हैं और इस तरीके की एक्टिविटीज़ भी करते हैं। ठीक है ना, मंदिर गुरुद्वारे में जाते हैं, ठीक है, कोई सामाजिक कोई कार्य अपना एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें हम एंगेज होते हैं, उसमें हम थोड़ा सा चैरिटी करते हैं। ठीक है ना, लोगों की, गरीब लोगों की मदद करते हैं, ठीक है, नीडी बच्चों की मदद करते हैं। ठीक है। इन दिस चैप्टर वी इलेबोरेट ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज़। कहते हैं इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, ह्यूमन एक्टिविटी को इलेबोरेट करने वाले हैं, वाइल फोकसिंग ऑन द बिजनेस एंड डोमेन्स ऑफ ए बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे बिजनेस और द डोमेन्स ऑफ बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। ठीक है जी, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, फोकस करने वाले हैं बिजनेस के ऊपर, उसके डोमेन्स के ऊपर। ठीक है जी, बिजनेस के ऊपर, उसके डोमेन्स के ऊपर। इन टुडेज वर्ल्ड बोथ अर्निंग ऑफ इनकम एज वेल एज स्पेंडिंग हैज इंक्रीजिंगली बिकम डिपेंडेंट ऑन द बिजनेस एंड कॉमर्स। ठीक है जी, कहते आज की डेट में जो पैसा कमाना है और पैसा खर्च करना है, पैसा कमाना और पैसा खर्च करना दोनों की दोनों कहते डिपेंडेंट हो गया है बिजनेस और कॉमर्स के ऊपर। ठीक है जी, हम लोग पैसा कमाते भी बिजनेस के थ्रू हैं और खर्च भी बिजनेस में कर देते हैं। देखिए आप लोग जब पैसा कमा के हम लोग खर्च करते हैं तो खर्च कहाँ जाता है, हम खाने पीने की चीज़ लेते हैं। ठीक है, वो कौन कर रहा है, बिजनेस एंटिटी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है,
कोई घूमने फिरने के लिए जाते हैं, उसके लिए पैसा जो खर्च करते हैं वो भी बिजनेस एंटिटी को पे करते हैं, ठीक है जी। कोई एसेट खरीदते हैं, वो कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी में करते हैं, ठीक है, वो कंपनी बिजनेस है, ठीक है। तो कुल मिला के हुआ क्या, कमाया भी कंपनी के थ्रू और इन्वेस्ट भी कंपनी के बिजनेस के थ्रू ही किया। इन बिगिन विद लेट अस व्यू बिजनेस एंड कॉमर्स एज कंप्राइजिंग an array of activity for the production, distribution, exchange of goods and services, right? Now whether we work as employee or freelancer sorry, कहते हम लोग क्या है, चाहे हम कम काम करें एज ए एम्प्लॉई, चाहे हम काम करें एज ए फ्रीलांसर, ठीक है, फ्रीलांसर, और चाहे हम काम करें एंटरप्रेन्योर के तौर पर, आर वर्ड ऑफ वर्क इज मेड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमारा जो कहते हैं आर वर्ड ऑफ वर्क, हमारा जो काम की दुनिया है, इज मेड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वो किसके इर्द गिर्द बनी हुई है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ठीक है ना। चाहे हम किसके तौर पे काम करते हैं, एम्प्लॉई के तौर पे काम करेंगे, तब भी किसी कंपनी के लिए काम करेंगे, बिजनेस एंटिटी के लिए काम करेंगे। अगर एज ए फ्रीलांसर काम करते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट एम्प्लॉय और पर्सन के तौर पे काम करते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है, किसी कंपनी के लिए, किसी बिजनेस एंटिटी के लिए ही होगा ना, ठीक है ना। फ्रीलांसर अगर काम करता है तो वो भी किसी संस्था के लिए काम करता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, या फिर अगर एज ए एंटरप्रेन्योर हम काम करते हैं तब भी वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब क्या है, एंड इवन इफ वी डू नॉट वर्क फॉर ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे हम किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं भी कर रहे, तब भी कहते हैं मच ऑफ आवर स्पेंडिंग टेक प्लेस बाइंग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड और प्रोवाइडेड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चाहे हम किसी बिजनेस संस्था के साथ नहीं भी जुड़े हुए, ठीक है, चाहे हम किसी बिजनेस संस्था के साथ काम नहीं भी कर रहे, तब भी क्या है, जो हम हमारी स्पेंडिंग, पैसा हम लोग खर्च करते हैं, हम लोग पैसा जो खर्च करते हैं वो गुड्स बाइंग करते हैं, सर्विसेज लेते हैं, ठीक है, और प्रोडक्शन होती है वो किसके द्वारा की जाती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही की जाती है, ठीक है जी। इन ऑल प्रोबेबिलिटी मोस्ट ऑफ द गुड्स दैट वी बाय, वी डू नॉट बाय दीज स्ट्रेट फ्रॉम द प्रोड्यूसर, ठीक है ना। जो ज़्यादातर गुड्स प्रोड्यूस की गई हैं, जो वो कहाँ से, किसके द्वारा की गई हैं, प्रोड्यूसर के द्वारा की गई हैं, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द गुड्स दैट वी बाय और वी डू नॉट बाय, ठीक है, चाहे हमने गुड्स खरीदी हैं, चाहे हम खरीद नहीं सके, ठीक है, वो सारी की सारी किसने प्रोड्यूस की थी, प्रोड्यूसर ने। बट इनडायरेक्टली फ्रॉम द सेकेंड, थर्ड और इवन लेटर इंटरमीडियरी और रीसेलर, ठीक है ना। वो सारी की सारी या तो फिर क्या है इनडायरेक्टली, या फिर प्रोड्यूसर से आई है डायरेक्टली। अब कई बार जब हम गुड्स परचेज करते हैं, या तो फिर डायरेक्टली प्रोड्यूसर से, बहुत कम केसेस होते हैं जब डायरेक्टली प्रोड्यूसर से खरीदते हैं, या तो फिर हम क्या है सेकंड जो होलसेलर होता है उससे खरीदते हैं, या तो फिर रिटेलर से खरीद लेते हैं, ठीक है, या तो फिर क्या होता है उसके अलावा कोई और सोर्स होता है जिससे हम गुड्स खरीदते हैं, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, कुल मिला के कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ओवरऑल हम लोग किसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के, ठीक है जी। कहते हैं टेक ए मिनट। अब देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, हमें एक पिक्चर दी गई है, उस पिक्चर को हमें क्या करना है, रीड करना है, ठीक है। कहते हैं फॉलोइंग पिक्चर प्रेजेंट टू व्यूज ऑफ द सेम रूम, एक कमरे के दो व्यू दिखाए गए हैं, ठीक है जी। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं आपके लिए, ठीक है जी। अब कहते हैं फॉलोइंग पिक्चर प्रेजेंट द टू व्यूज ऑफ द सेम रूम, ठीक है जी, लेफ्ट साइड और राइट साइड आपको दिखाया गया है, ठीक है। लिस्ट द आइटम आइडेंटिफाइएबल फ्रॉम द पिक्चर। अब हमें क्या करना है, लिस्ट करना है जो आइटम आइडेंटिफाइएबल हैं पिक्चर से। इमेजिन इफ सेड आइटम वुड हैव बीन परचेज डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर, ठीक है। इमेजिन कीजिए कि हमने क्या है, ये जो आइटम्स हैं वो परचेज करी हैं डायरेक्टली प्रोड्यूसर से या फिर किसी रीसेलर से परचेज करी हैं, ठीक है। यू में यूज ऑब्जर्वेशन कार्ड। अब हम क्या है, एक ऑब्जर्वेशन कार्ड बनाएंगे जिसमें क्या है, फॉर्मेट जो नीचे दिया गया है, ठीक है।
below the picture or to organize your thought process with the pen and paper or as a mental activity। ठीक है जी, हमें क्या करना है, हमें एक पेपर और पेन के थ्रू हमें एक चार्ट बनाना है। ठीक है, एक पूरी की एक्टिविटी बनानी है कि यहाँ पर बताना है कि ये कहाँ से आई, किससे आई, किससे नहीं आई। ठीक है जी, तो चलिए यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्वेशन कार्ड आ गया जी, ये उसका फॉर्मेट आ गया। ठीक है, इसको बेशक छोड़ दीजिए। ठीक है, इसमें क्या क्या बताया गया, ग्रुप ऑफ आइटम क्या है, इंडस्ट्री के साथ कौन सी बिलोंग करती है। ठीक है, जो हमने डायरेक्टली प्रोड्यूसर से परचेज करी है या फिर इनडायरेक्टली अपना रीसेलर के थ्रू परचेज करी है। ठीक है, मोस्ट लाइकली सोर्स प्रोक्योरमेंट चेन क्या है प्रोड्यूसर का। ठीक है, अगर कोई रिमार्क है वो बताइए। तो चलिए हम आते हैं मेन टेबल के ऊपर। ठीक है जी, टेबल 1, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज डोमेन्स। ठीक है जी, अब देखिए, अब इसमें हम लोग जानेंगे सबसे पहले एक्टिविटीज। अब जो बिजनेस एंड कॉमर्स बीसीके में डोमेन्स हैं, ठीक है, उसमें सबसे पहले नंबर पे क्या है, एक्टिविटीज। अब इसमें एक्टिविटीज कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, ठीक है जी, ट्रेडिंग एक्टिविटी है। अब ट्रेडिंग डोमेस्टिक भी हो सकती है, फॉरेन भी हो सकती है। बिजनेस एंटिटी जो है ट्रेडिंग भी विद इन द कंट्री भी है या फॉरेन। ठीक है, अगर मल्टीनेशनल कंपनी है वो ट्रेडिंग इंडिया में भी करती है, बाहर भी करती है। कॉमर्स, कॉमर्स क्या है, एड्स टू ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ठीक है जी, कॉमर्स सर्विसेज क्या है, एड्स टू ट्रेड और जो ऑक्सिलरी सर्विसेज देते हैं व्यापार के लिए। ठीक है, जो व्यापार करने में मदद करते हैं। ठीक है, और ऑक्सिलरी सर्विसेज करते हैं, देते हैं ट्रेड करने के लिए। ठीक है जी, मतलब क्या है, एक्टिविटीज बीसीके में 3 एक्टिविटीज हैं। कौन कौन सी, पहले मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है जी, मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है जी। ठीक है जी, मैन्युफैक्चरिंग। दूसरी ट्रेडिंग, पहली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है बिजनेस एंड कॉमर्स में। ठीक है, दूसरी ट्रेडिंग, तीसरी कॉमर्स। कॉमर्स क्या है, कॉमर्स सर्विसेज क्या होती हैं, जो क्या है, ट्रेड को क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है जी, तो एक्टिविटीज कौन कौन सी होगी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, ट्रेडिंग एक्टिविटी और कॉमर्स एक्टिविटीज। कॉमर्स सर्विसेज कह सकते हो, एक्टिविटीज कह सकते हो। ठीक है जी, दूसरा स्केल। अब देखिए, जो बिजनेस का स्केल होता है वो माइक्रो भी हो सकता है, मैक्रो भी हो सकता है। ठीक है, मीडियम भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है। अब जो कंपनी है, देखिए सिंपल सी बात है कि बिजनेस एंटिटी है, बहुत छोटी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है। ठीक है ना, मतलब अब छोटी बड़ी बहुत बड़ी, बड़ी से मतलब क्या है, यहाँ पर सिंपल तक के बता देते हैं। मान लीजिए वो एक विद इन द स्टेट है। ठीक है जी, हो सकता है वो नेशनल लेवल पर हो सकता है वो मल्टीनेशनल लेवल पर हो। ठीक है ना, तो मतलब जियोग्राफिकली उसका स्कोप क्या हो सकता है, लोकल हो सकता है। ठीक है जी, लोकल मतलब विद इन द पर्टिकुलर स्टेट हो सकता है उसका स्कोप जो है। ठीक है, जियोग्राफिकली जो स्कोप है उसका लोकल हो सकता है, पूरे देश में भी हो सकता है, उसका नाम हो, ब्रांड जो है वो इंडिया में, इंडिया लेवल पर हो पूरे। हो सकता है वो एक से ज़्यादा देशों में, मतलब बहुत सारे देशों में, एक से ज़्यादा देश में अपना उनका ब्रांड फैला हुआ हो। ठीक है ना, ब्रांड जो है वो क्या है, और बहुत सारे इंडिया के अलावा बाहर भी काम करता है वहाँ पर वो लोग। ठीक है, तो मतलब क्या है, स्केल में क्या हो गया, स्केल में लेवल हो गया बिजनेस एंटिटी का। ठीक है, उसका जो बिजनेस है वो माइक्रो पे है, मैक्रो लेवल पर है। ठीक है, अपना मीडियम है, लार्ज एंटरप्राइज है, क्या है। ठीक है जी, जियोग्राफिकल में क्या हो गया, लोकल हो सकती है, नेशनल हो सकती है, मल्टीनेशनल भी हो सकती है। ठीक है जी, ऑनरशिप। अब देखिए, जो बिजनेस एंटिटी है, अब आप लोगों ने +1 में पढ़ा होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी। ठीक है ना, बिजनेस स्टडी में। ठीक है, अब ऑनरशिप जो है, ऑनरशिप कैसे कैसे हो सकती है, हो सकता है वो स्टेट ऑन्ड हो, स्टेट
गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड हो सकता है वो पब्लिक सेक्टर द्वारा हो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हो, ठीक है। स्टेट ओन्ड हो सकती है, पब्लिक सेक्टर हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है। अब प्राइवेट में सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, ठीक है ना। एक जो बिजनेस एंटिटी है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हो सकता है वो प्रोप्राइटरशिप प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करती हो सकता है वो पब्लिक सेक्टर से बिलोंग करती हो, ठीक है ना। प्राइवेट सेक्टर से अगर बिलोंग करती है तो हो सकता है वो पार्टनरशिप फर्म हो सकता है वो प्रोप्राइटरशिप हो, एचईएफ हो, ठीक है, कंपनी हो, कॉर्पोरेट एंटिटी हो, ठीक है ना, हो सकता है ना। तो उसके बाद मार्केट, अब वो कौन सी मार्केट के साथ बिलोंग कर सकती है? नेचुरल रिसोर्सेज के साथ, ठीक है ना, नेचुरल रिसोर्सेज के साथ हो सकता है बिलोंग करती हो, इक्विपमेंट्स के साथ हो सकता है वो कमोडिटीज के साथ बिलोंग करती हो, कैपिटल के साथ बिलोंग करती हो, लेबर के साथ, प्रोडक्ट के साथ और प्रोडक्ट मार्केट के साथ बिलोंग करती हो, ठीक है ना। मार्केट जो है प्रोडक्ट की ये वाली हो सकती हैं, ठीक है जी। स्टेक होल्डर्स, अब स्टेक होल्डर कौन होते हैं? बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेक होल्डर कौन होते हैं? अब देखिए नाम से पता लग रहा है स्टेक होल्डर, जिन पर्सन्स का, इंडिविजुअल्स का, ऑर्गेनाइजेशंस का किसी बिजनेस एंटिटी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड स्टेक होल्डर। स्टेक का मतलब क्या होता है? कुछ इंटरेस्ट होना, फायदा जुड़ा होना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब वो कस्टमर भी हो सकते हैं, सप्लायर भी हो सकते हैं, कंपनी के डायरेक्टर हो सकते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, ठीक है, कंपनी के मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, फाइनेंसर हो सकते हैं, जो फाइनेंस प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर कौन है? जिनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी के साथ लेना देना है, मतलब कंपनी की अपना वर्किंग के साथ वो इन्फ्लुएंस्ड करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक बिजनेस एंटिटी है, आप सोच रहे होगे कि कस्टमर किस तरीके से, सप्लायर चलो माना कि सप्लायर का फायदा क्या जुड़ा हुआ है कंपनी के साथ। मान लीजिए हम हैं, हमारे को कोई गुड्स सप्लाई करता है, मान लीजिए हम लोग बुक्स वगैरह प्रिंटिंग करवाते हैं, आप लोगों को फिजिकल बुक्स प्रोवाइड करने के लिए एक बिजनेस एंटिटी से क्या करते हैं, बुक्स प्रिंट करवा के आपको आपके घर तक कुरियर करवा के देते हैं। कुरियर कंपनी के साथ भी हमारा लेना देना है, ठीक है, तो वो हमारे साथ उनका फ़ायदा जुड़ा हुआ है, ये चीज़ तो मानते हैं, ठीक है। पर कस्टमर किस तरीके से स्टेक होल्डर हो गया? अब देखिए, अब आप नहीं हो तो हम नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर आप नहीं हो तो हम भी नहीं है, ठीक है। मतलब ये कंपनी किसके लिए है? कस्टमर के लिए है, ठीक है ना। जब तक आप हमारी सर्विसेज नहीं लोगे तो हमारी सेल नहीं होगी, ठीक है। एक बिजनेस एंटिटी, एक कस्टमर उनकी गुड्स और सर्विसेज नहीं परचेज करेगा तो उसके पास एक अर्निंग क्रिएट नहीं होगी, अर्निंग क्रिएट नहीं होगी तो वो आगे बाकी जो अपने रिलेटेड स्टेक होल्डर्स हैं उनको कैसे पेमेंट करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए कस्टमर भी, मतलब कंज्यूमर भी क्या है? स्टेक होल्डर है, ठीक है जी। अब कौन कौन है स्टेक होल्डर में, फटाफट पढ़ लेते हैं। एंटरप्रेन्योर हैं, प्रमोटर्स हैं, ठीक है जी। प्रमोटर क्यों है? क्योंकि वो स्टार्टिंग में बिजनेस को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, आगे कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। कस्टमर्स है, जैसे मैं बताया आपको, इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेस ऑनर मालिक जो है वो तो है ही है स्टेक होल्डर, डायरेक्टर्स भी, उनका भी तो हिस्सा है, ठीक है जी। कंपनी को डायरेक्ट करते हैं कि किस तरीके से चलाना है कंपनी को, ठीक है जी। पैसा तो लगा दिया मालिकों ने, शेयर होल्डर्स ने, ऑनर्स ने पैसा तो लगा दिया। अब पैसा लगा दिया पर उस पैसे का सही इस्तेमाल भी तो करना आना चाहिए ना। वो कौन गाइड करेगा? वो गाइड करेगा कौन? डायरेक्टर्स गाइड करेंगे, ठीक है जी। मैनेजर्स हैं काम को देखने के लिए, एम्प्लॉयज़ हैं करने के लिए, सप्लायर्स हैं मटेरियल सप्लाई करने के लिए, और लॉज एंड रेगुलेटर पॉलिसी मेकर। अब लॉज एंड रेगुलेटर पॉलिसी मेकर कौन है? सरकार जो अलग अलग समय पे अलग अलग कानून बनाती है, ठीक है जी, उसका भी तो हमारे बिजनेस एंटिटी के साथ लेना देना है ना। अब वो कानून बनाती है, सरकार कानून बनाती है, वो कानून जो है वो डायरेक्टली लॉ बनाती है, और जो कानून बनाती है, लॉ बनाती है, उसका हमारे बिजनेस के साथ डायरेक्टली रिलेशन होता है,
ठीक है ना। जीएसटी आया, अब जीएसटी आने के साथ सभी बिजनेस प्रभावित हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए। तो फिर वो स्टेक होल्डर, लॉ रेगुलेटर जो हैं वो हुए कि नहीं हुए स्टेक होल्डर। उसके बाद सपोर्टिंग और फैसिलिटेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी एट लार्ज। अब सपोर्टिंग एंड फैसिलिटेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, अब कुछ बिजनेस एंटिटीज होती हैं। अब देखिए बड़ी अच्छी बात है, बहुत आपको सिंपलीफाई कर देता हूँ इस चीज़ को, सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि आप लोगों तक हम लोग क्लासेस कैसे पहुंचाएं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन की मदद लेते हैं। अब सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन है? अब देखिए एक तरफ से हम एक जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वाले हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, हमें बुक्स प्रिंट करके देते हैं। दूसरी एक बिजनेस एंटिटी है, कुरियर कंपनी है, ठीक है, वो क्या करती है, आपके घर तक प्रोडक्ट को, हमारी बुक्स को पहुंचाने में मदद करती है। ठीक है जी। उसके बाद तीसरी एक और हमारी फैसिलिटेटिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जो हमारी एक, अब आप लोग हम लोग क्लासेस रिकॉर्ड कर दी हमने, ठीक है, अब आपके साथ वो क्लासेस कैसे चलें, वो ठीक है, वर्क कैसे करें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक आईटी कंपनी के साथ टाई अप करना पड़ता है। वो क्या करते हैं, वो क्लासेस को चलवा के देते हैं आपके सिस्टम में, आपके मोबाइल पे, आपकी टैबलेट पे, आपके लैपटॉप पे, आपके कंप्यूटर पे। ठीक है जी। तो वो क्या है एक्चुअल में, वो फैसिलिटेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है जी। उसके बाद फंक्शंस। अब बिजनेस एंड कॉमर्स में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? प्रोडक्शन होती है और ऑपरेशंस होते हैं, मार्केटिंग होती है, अकाउंटिंग इन्वॉल्व है, फाइनेंस है, टैक्सेशन है और ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है कि जो हम एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को रखते हैं, कौन से को रखना है, कौन से को प्रमोट करना है, कौन से को निकालना है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज, ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस। ठीक है जी। उसके बाद फोकस। अब हमारा जो फोकस है कंपनी या एंटरप्राइज वाइड करने के ऊपर होता है, पर्टिकुलर बिजनेस लाइन की तरफ होता है या पर्टिकुलर फंक्शन की तरफ होता है। ठीक है ना। हमारा फंक्शन जो है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हो सकता है, पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हो सकता है, पर्टिकुलर बिजनेस लाइन के लिए हो सकता है, फोकस ओवरऑल कंपनी के ऊपर भी हो सकता है। ठीक है जी। कंसर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, कंसर्न। अब देखिए जब हम कोई नई बिजनेस एंटिटी शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारा कंसर्न क्या होता है? सबसे पहला कंसर्न होता है सर्वाइवल। सबसे पहले हम लोग किसके ऊपर फोकस करते हैं कि किसी तरीके से हमारी बिजनेस एंटिटी जो है वो सरवाइव कर जाए, मार्केट में एक बार खड़ी हो जाए। दूसरे नंबर पे फिर हम सोचते हैं प्रॉफिट के बारे में, फिर हम जाके सोचते हैं प्रॉफिट के बारे में कि प्रॉफिट कमाया, अब कमाने की बात करते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद हम सोचते हैं ग्रोथ की तरफ, पहले हम सोचते हैं सबसे पहले किसकी तरफ, पहला कंसर्न हमारा क्या होता है? अब देखिए आप लोग पेपर देने जाओगे तो सबसे पहला हमारा कंसर्न होता है कि यार किसी तरीके से सबसे पहले ना 40 नंबर पक्के कर लिए जाएं, 40 मार्क्स पक्के कर लिए जाएं। अब वो 40 मार्क्स पक्के करने का कारण क्या होता है कि अगर अगले पेपर के लिए हमें बने रहना है तो 40 नंबर इस पेपर में लेने बड़े जरूरी हैं, क्योंकि इस पेपर में अगर कम से कम मरे से मरे भी अगर 40 नंबर इस पेपर में आ जाते हैं तो भाई यहाँ पे एक चीज पक्की हो जाएगी कि हम लोग अगले पेपर में थोड़ा सा और ज़्यादा एफर्ट करके, और जो थोड़ा सा एवरेज पेपर आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग वाला होगा, हम 60 या 65 या फिर और ज़्यादा कुछ लेके मार्क्स लेकर हम लोग क्या है एग्रीगेट 50% कम से कम पास तो हो ही जाएंगे। एग्रीगेट 50% बनाने में मदद हो जाएगी। ठीक है जी। तो मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सर्वाइवल की तरफ, 40 की तरफ, फिर हम आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, अब यार 50 की तरफ आ जाओ, फिर हम क्या करते हैं ग्रोथ की तरफ, एग्जामिशन आ जाए, एग्जामिशन से ऊपर हो जाए, 60+ बन जाए मेरे। ठीक है जी। मतलब पहले बिजनेस एंटिटी क्या करती है सर्वाइवल की तरफ, कि किसी तरीके से खर्चे पूरे हो जाएं, किस तरीके से मार्केट में हमारे पैर जम जाए, फिर हम प्रॉफिट कमाने की सोचते हैं, प्रॉफिट भी कमा लें।
फिर ग्रोथ की तरफ, तरक्की की तरफ कंसर्न होता है हमारा मोटिव जो होता है कि तरक्की कर दें। अब तरक्की करने के बाद ग्रोथ के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी क्या है? सस्टेनेबिलिटी है बच्चों कि भाई हम लोग देखिए तरक्की जो है, बंदा यहां पर ऊंचाइयों पर पहुंच तो जाता है पर मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। अब देखिए बहुत सारी कंपनीज एक बार क्या होती हैं, बड़ी अच्छी सेल बना लेती हैं, एक बार जो है वो कस्टमर पकड़ लेती हैं, किसी तरीके से कस्टमर अचीव कर लेती हैं, पर बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि वो जो कंपनी अपने कस्टमर को बनाए रखती है। बहुत रेयर केसेस होते हैं जहां पर क्या है वो कस्टमर्स को बनाए रखती है। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है ना? कहते हैं अपने ऊंचाइयां का मुकाम जो है वो हासिल तो कर लिया, पर उसको बनाए रखना उससे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना? तो क्योंकि वहां पर जाके क्या होता है एक्चुअल में, हमारी जो उम्मीदें होती हैं ना वो बहुत बढ़ जाती हैं। ठीक है ना? ऊंचाइयां बंदा हासिल तो कर लेता है, जैसे क्रिकेट आप लोग देखते होंगे, अब बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते थे वो शुरुआत में आते सारी बहुत अच्छी अपना उन्होंने बिगिनिंग तो बहुत अच्छी करी उन्होंने, ठीक है, सेंचुरी मार दी, ठीक है, बॉलर है बहुत अच्छे, 3 विकेट ले गया, 5 विकेट ले गया पहली सीरीज में ही, तो उनसे क्या है वो नेक्स्ट मैचेस में भी बहुत अच्छी उम्मीद करते होते थे। जैसे कि इरफान पठान एक बॉलर था, ठीक है, वो शुरुआत में बहुत अच्छी स्पीड से काम बॉल करता होता था, ठीक है, तो वो लगता था कि इंडिया में एक बहुत इन स्विंग आउट स्विंग करने वाला एक बहुत टाइम बाद एक बहुत अच्छा लेफ्ट हैंड बॉलर आया है, फास्ट बॉलर आया है, जो क्या है बहुत ही लगातार बहुत ही तेजी अच्छी स्पीड से बॉल कर सकता है। तो वो धीरे धीरे उनकी स्पीड गिरती गई। ठीक है, तो यहाँ तक यही आ गया कि वो जो मीडियम फास्ट बॉलर होते हैं, ठीक है, वो उसकी तरह बॉल करने लग गया, जो विकेट कीपर है आगे होके खड़ा होने लग गया। तो मतलब क्या है, उन्होंने स्पीड शुरू में तो हासिल कर ली, ठीक है, शुरू में जब अपना एंट्री मारी तो बहुत अच्छी स्पीड अचीव करी, फिर जब धीरे धीरे उन्होंने वापस नीचे आते गए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता है कि जब एक हम मुकाम हासिल कर लेते हैं उसको सस्टेन करना। तो पहला हमारा जो कंसर्न होता है सर्वाइवल का होता है, फिर प्रॉफिट का, फिर ग्रोथ का, फिर सस्टेनेबिलिटी का होता है। फिर उसके साथ जब हम देखिए बड़ी कंपनी हमारी बन जाती है, हम लोग बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत हाई लेवल पर होते हैं, तो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती हैं, ठीक है, और गवर्नेंस और वैल्यू एथिक्स बहुत बढ़ जाते हैं। पहले मैं आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बहुत अच्छी एग्जांपल दे देता हूँ। अब देखिए कोई भी अपना आपदा आती है, मतलब कुछ नेचुरल क्लैमिटीज होती हैं किसी स्टेट में, ठीक है, नेशनल लेवल पर होती हैं, तो हर किसी की तो बड़ी सेलिब्रिटीज़ होती हैं उनके ऊपर, सचिन तेंदुलकर जैसे, सलमान खान जैसे, ठीक है, अक्षय कुमार जैसे, इन अमिताभ बच्चन जैसे सेलिब्रिटीज़ पे, हम अपना MS धोनी जैसे, ठीक है, इन सेलिब्रिटीज़ के ऊपर निगाहें होती हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने सोसाइटी से बहुत कुछ लिया है, लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, ठीक है, हमारे देश के इंडिया के लोगों ने बहुत इनको प्यार दिया, बहुत रिस्पेक्ट दी, ठीक है, तो वो क्या है, वो लोग उम्मीद करते हैं कि भाई इस समय पर, इस बुरी सिचुएशन में हमने पहले इन लोगों को बहुत अच्छा देखा, बहुत अच्छा माना कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है, इनकी अपना स्पोर्ट्स, इनकी अपना कला को हमने मोटिवेट किया, इनको प्यार दिया। अब लोग एक्सपेक्ट करते हैं ऐसे लोगों से कि भाई ये लोग क्या है बुरी सिचुएशन में हमारे देश के लोगों का आगे बढ़ के फायदा, कुछ मदद करेंगे, कुछ हेल्प करेंगे, ठीक है। तो मतलब क्या है, जो बिजनेस एंटिटी बड़ी होती हैं, जो बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रही होती हैं, तो उनकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं, ठीक है। गवर्नेंस और वैल्यू एथिक, सही गवर्नेंस को फॉलो करना, ठीक है, और वैल्यू और एथिक्स के साथ काम करना, ठीक है ना, सामाजिक वैल्यूज के साथ और एथिक्स के साथ काम करना। एथिकली देखिए प्रॉफिट, अब आपको पता है जो नॉर्मली बिजनेस कंसर्न होती हैं वो क्या है, उनका जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, ठीक है। जब आप बहुत आगे बढ़ जाते हो तो साथ साथ क्या है, आपको
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फॉलो करनी होती है, वैल्यूज़ और एथिक्स को भी फॉलो करना होता है, क्योंकि एथिकली जब आप काम करते हो तो आप लंबे समय में मार्केट में सर्वाइव करोगे, मार्केट में बने रहोगे। ठीक है जी, तो ये कंसर्न के रिलेटेड था। मोड, अब देखिए मोड जो है बिजनेस का वो पुराना, वो तो है ही है ट्रेडिशनल, ठीक है, फिजिकल जो मोड होता था हमारा, ट्रेडिशनल फिजिकल मोड होता था। ब्रिक एंड मोटर मोड है, ठीक है, कि हम लोग जो मार्केट्स होती हैं, ब्रिक एंड मोटर क्या होता है कि मार्केट्स में हम लोग जो क्या है स्पेशली सब्जी वगैरह की मार्केट है, ठीक है, कपड़े की मार्केट है, ठीक है, तो जो फिजिकल हम जाके क्या है स्पेसिफिकली वहाँ कहीं पे मार्केट में आस पड़ोस में हमारे गली मोहल्ले में अपना आस पड़ोस जाके वो मार्केट लगी होती है, उसको ब्रिक एंड मोटर बोलते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल जो हमारा पुराना अपना मॉडल है काम करने का वो तो है ही है। ठीक है, स्टोर डिजिटल या ऑनलाइन भी अब हो गए, ठीक है, जो परचेज हम ऑनलाइन करते हैं गुड्स ऑनलाइन कंपनीज से, ठीक है, जैसे आप लोगों ने हमारी क्लासेस ऑनलाइन परचेज करी, ठीक है, ऑनलाइन ऑर्डर किया तो घर बैठे बैठे आपको बुक्स पहुंच गई, पेन ड्राइव पहुंच गई, ठीक है, सॉफ्टवेयर पहुंच गया। ठीक है जी, उसके बाद अंडरलाइंग डिसिप्लिन्स। अब क्या है, जो कंपनीज हैं, जो बिजनेस एंटिटीज हैं, इनको क्या है कौन कौन से डिसिप्लिन फॉलो करने होते हैं और हमें उनकी जानकारी चाहिए। इकोनॉमिक्स के बारे में हमें जानकारी चाहिए, लॉ के बारे में, लॉज के बारे में पता होना चाहिए, फिलॉसफी के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, सोशियोलॉजी के बारे में कंसर्न हमारा होना चाहिए। मतलब बीसीके जो है इन चीज़ों के साथ भी कंसर्न्ड है, ठीक है ना। इन डिसिप्लिन्स के बारे में भी हमें क्या है नॉलेज होनी चाहिए, इस चीज़ की, इकोनॉमिक्स के बारे में, लॉज के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, सोशियोलॉजी के बारे में, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में। करेक्ट है बच्चों। तो ये हमारे बीसीके के डोमेन्स थे। ये डोमेन्स आपसे पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू में। आपको पता है हमें जो सिलेबस है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है, वो तो हम जब एमसीक्यू रिवाइज करेंगे तो रिवाइज हो ही जाएगा आपका। ठीक है, तो एक्टिविटीज़ फटाफट रिवाइज करेंगे विद इन ए मिनट। एक्टिविटीज़ क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, ठीक है, सर्विसेज है, कॉमर्स है। कॉमर्स में क्या है जो हमारी बिजनेस करने की मदद करती है। स्केल मीडियम हो सकता है, माइक्रो हो सकता है, लार्ज हो सकता है, ठीक है। जियोग्राफिकली क्या है, लोकल है, नेशनल है, मल्टीनेशनल है, ठीक है। ऑनरशिप क्या हो सकती है, पब्लिक सेक्टर हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर हो सकती है, ठीक है जी। प्राइवेट में क्या है, प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, कंपनी हो सकती है, ठीक है जी। और मार्केट क्या है, बहुत तरीके की मार्केट हो सकती है, नेचुरल रिसोर्सेज की, इक्विपमेंट की, कैपिटल की, लेबर की, अलग अलग मार्केट्स होती है ना, जैसे स्टॉक मार्केट है, ठीक है ना। प्रोडक्ट की मार्केट हो सकती है। स्टेक होल्डर कौन है, जिन लोगों का कंपनी में क्या है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेस्ट है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, जैसे कि शेयर होल्डर है, कस्टमर है, सप्लायर है, ठीक है, अपना गवर्नमेंट है, ठीक है जी। ये सारे क्या है स्टेक होल्डर्स है। प्रमोटर है, इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेस ऑनर्स हैं, डायरेक्टर हैं, शेयर होल्डर हैं, ठीक है, मैनेजर है, एम्प्लॉयज़ हैं, ये सारे क्या है स्टेक होल्डर हैं, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं जी, प्रोडक्शन के, फाइनेंस के, एचआर के, मार्केटिंग के, सेल्स के, परचेज के, ये सारे प्रोडक्शन फंक्शंस हैं बिजनेस एंड कॉमर्स के, ठीक है जी। फोकस किसके ऊपर होता है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन के ऊपर हो सकता है, पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर हो सकता है, पूरी कंपनी के ऊपर हो सकता है, फोकस किसी के ऊपर भी हो सकता है। अब कंसर्न एक बिजनेस एंड कॉमर्स जो है वो कंसर्न किसके साथ है, वो पहले सर्वाइवल के ऊपर है, फिर प्रॉफिट के ऊपर है, फिर ग्रोथ के ऊपर है, फिर सस्टेनेबिलिटी के ऊपर है, फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर है, फिर वैल्यू एंड एथिक्स के ऊपर है, गवर्नेंस के ऊपर, फिर वैल्यू एंड एथिक के ऊपर है, ठीक है जी। मोड फिजिकल हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, ठीक है, ब्रिक एंड मॉर्टर हो सकता है, करेक्ट है। और लास्ट है अंडरलाइंग डिसिप्लिन इकोनॉमिक्स हो सकता है, लॉज हो सकते हैं, ठीक है, सोशियोलॉजी हो सकता है, साइकोलॉजी हो सकता है, और फिलॉसफी हो सकता है, ठीक है जी। ये डोमेन्स हैं हमारे बिजनेस के। अब देखिए कहते हैं डोमेन्स ऑफ ए बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। अब कौन कौन से हैं, कहते हैं ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन डिक्शनरी डिफाइन करती है डोमेन। अब डोमेन होता क्या है, कहते हैं डोमेन क्या है, स्पेसिफाइड
स्फीयर ऑफ नॉलेज, मतलब एरिया, पर्टिकुलर एरिया ऑफ नॉलेज। ठीक है, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है जी। डोमेन क्या है? डोमेन का मतलब है स्पेसिफाइड एरिया ऑफ नॉलेज। ठीक है, एरिया ऑफ नॉलेज, द स्फीयर ऑफ नॉलेज अबाउट द बिजनेस एंड कॉमर्स इज वास्ट। कहते जो BCK है, जो एरिया ऑफ नॉलेज है, एरिया ऑफ नॉलेज है अबाउट बिजनेस एंड कॉमर्स, अबाउट BCK, वो क्या है? वास्ट है, नंबर 1। नंबर 2, एक्लेक्टिक है। ठीक है जी, मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी। वास्ट बहुत बहुत बड़ी है। ठीक है जी, एक्लेक्टिक है, मल्टी डिसिप्लिनरी, और एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग है। एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग का मतलब मेरे बच्चों क्या होता है कि नई नई चीज़ें ऐड ऑन होती रहती हैं। एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग का मतलब होता है कि बिजनेस एंड कॉमर्स में नई नई चीज़ें ऐड होती रहती हैं। ठीक है, अब नई नई चीज़ें ऐड होने से मतलब क्या है? अब देखिए, पहले हम लोग फिजिकली सेल परचेज करते थे, मार्केट्स होती थी, अपना मोहल्ले की मार्केट हो गई, ठीक है, मेन मार्केट हो गई, वहाँ पे गुड्स परचेज और सेल होती थी। ठीक है, मैन्युफैक्चर से होलसेलर की तरफ जाती थी, होलसेलर से रिटेलर की तरफ। ठीक है, फिर आगे मार्केट्स, लोकल मार्केट तक पहुँचती थी। ठीक है, अभी वो है। ठीक है, उसके साथ साथ और बहुत सारी सोर्स तरीके हो गए। ठीक है, ऑनलाइन के थ्रू सेल परचेज होने लग गई। ठीक है, अब कोविड की वजह से एक वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट नया आ गया। ठीक है, तो मतलब क्या, नई नई टर्मिनोलॉजीज ऐड ऑन होती रहती हैं, और नया नया 24/7 है। ठीक है, वर्क फ्रॉम 7 है। ठीक है, ये ऐसे ऐसी टर्मिनोलॉजी वो ऐड ऑन होती रहती हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? BCK जो है एवर एक्सपेंडिंग। ठीक है, एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग है। ठीक है जी, हमेशा क्या है, इसमें चीज़ें ऐड ऑन होती रहती हैं और आगे बढ़ती रहती हैं। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे BCK इज वास्ट। ठीक है जी, जैसे हमने बात करा कि भाई बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज जो है, ये क्या है? नंबर 1 वास्ट है, नंबर 2 एक्लेक्टिक है। ठीक है, तीसरा एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग है। ठीक है जी, तो पहले नंबर पे क्या है? वास्ट। द यूनिवर्स ऑफ बिजनेस इज वास्ट। टेक फॉर एग्जाम्पल द रेंज ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है जी, कहते हैं अब इसमें क्या है, एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, जो वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पहले हमारे टेबल में। ठीक है जी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इन्वॉल्व होती हैं, ट्रेडिंग होती हैं, और कॉमर्स और सर्विसेज होती हैं। ठीक है जी, जस्ट कंटेम्पलेट ऑन एनी ऑफ द एक्टिविटीज़, काउंटलेस एग्जाम्पल्स वुड कम टू द माइंड। ठीक है जी, कहते आप क्या करिए, अब इन एक्टिविटीज़ को क्या करिए, कंटेम्पलेट करके देखिए, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें माइंड में आ जाएंगी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। ठीक है जी, जैसे कि कहते हैं टेक डोमेस्टिक ट्रेड एंड विद इन इट्स रिटेल ट्रेड। कहते हैं डोमेस्टिक ट्रेड में क्या होगा, डोमेस्टिक और विद इन रिटेल ट्रेड। नाउ डोर टू डोर डायरेक्ट सेलर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, वीकली हार्ट्स और बाजार्स। ठीक है, नेबरहुड शॉप्स, मार्केट प्लेसेस, मॉल्स, कंपनीज, चेन स्टोर एंड ऑनलाइन रिटेल स्टोर, ऑल कंप्राइजेस रिटेल ट्रेड। ठीक है ना, अब ये सारी चीज़ें हमारी गली मोहल्ले में दुकान, जैसे मैंने आपको बताया कि गली मोहल्ले में दुकानें हैं, बाजार लगते हैं, मार्केट लगती हैं। ठीक है, और वीकली जो अपना हार्ट्स लगते हैं। ठीक है, अपना मार्केट लगती हैं स्पेसिफिक चीज़ों के लिए। ठीक है, ये सारी क्या है, ये सभी डोमेस्टिक रिटेल ट्रेड है। ठीक है जी, कहते दस टू नो अबाउट रिटेल ट्रेड वन नीड टू बी अवेयर ऑफ इट्स वेरियस फॉर्म्स। अब क्या है, कहते हैं इसके लिए, रिटेल ट्रेड के लिए, दस टू नो अबाउट द रिटेल ट्रेड, हमें रिटेल ट्रेड जानने के लिए उसके फॉर्म्स, जो बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जैसे हमने अभी बात करा, रिटेल के बहुत सारे फॉर्म्स क्या थे, मार्केट है, ठीक है, शॉप्स हैं, ठीक है, ऑनलाइन स्टोर्स हैं या स्टोर्स हैं। ठीक है, पर्टिकुलर मार्केट्स हैं, बाजार्स हैं, नेबरहुड शॉप्स है। ठीक है, नेबरहुड की मार्केट है, ये सारी के बारे में पता होना चाहिए। फर्दर वन नीड्स टू नो द फंक्शन दैट द रिटेलर परफॉर्म, और साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि
जो रिटेलर है वो फंक्शन कौन कौन से करता है। फॉर एग्जाम्पल, द नेबरहुड रिटेलर प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ गुड्स ऑफ डेली नीड्स। कहते हैं जो पड़ोसी रिटेलर है हमारा, ठीक है, आसपास जो हमारी आस पड़ोस में हमारे जो दुकानें हैं वो क्या है, हमारी रोजाना बहुत सारी ज़रूरतों की चीज़ों को बेचते हैं, ठीक है जी। वेरियस ब्रांड्स ऑफ द सेम आइटम, ठीक है। अब मान लीजिए एक डायरी है, ठीक है जी, वो क्या करते हैं, जो चुआवा दूध होता है वो भी बेचते हैं, ठीक है। मान लो हमारे जैसे पंजाब है, वेरका का दूध भी देते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ब्रांड्स हैं, अलग अलग ब्रांड्स के प्रोडक्ट जो अपना दूध है वो दूध और दही लस्सी बेचते हैं, ठीक है जी। मतलब क्या है, वो क्या है, नेबर हमारे पड़ोस में बहुत तरीके की जो हमारी डेली गुड्स हैं उसको क्या करते हैं, रिटेल में बेचते हैं। अब वो बहुत सारे ब्रांड्स के साथ भी डील करते हैं और स्मॉलर क्वांटिटी में, बिल्कुल जी। कोई पाइया दही लेने के लिए आया है, कोई आधा किलो के लिए, कोई 1 किलो के लिए आया है, ठीक है। कोई आधा किलो दूध लेने के लिए, कोई 1 किलो के लिए, कोई 2 किलो दूध लेने के लिए आया है। एंड ए होस्ट ऑफ अदर सर्विसेज सच एज होम डिलीवरी, वीकली या मंथली क्रेडिट जैसी सर्विसेज भी देते हैं। अब देखिए, आपने देखा होगा आपके आस पड़ोस में, जैसे मैंने बोला करियाना शॉप है मान लीजिए, अब वो क्या करते हैं, या डायरी ले लीजिए, डायरी की हमने एग्जांपल ली थी। अब वो आपको ऑफर करते हैं कि अगर आप हमारे से डेली मान लीजिए हमारे घर है, ठीक है, हमारे साथ में ही घर से थोड़े से डिस्टेंस पर ही 50 कदम या 100 कदम की डिस्टेंस पे ही मार्केट बनी हुई है, तो वो मार्केट में डायरी है, उसको हम क्या करते हैं, मंथली पेमेंट करते हैं दूध की, ठीक है। तो वो क्या करता है, लड़का आता है हमारे घर पे होम डिलीवरी के दूध की करके जाता है, ठीक है। तो ये एक रिटेल बिजनेस का एक फंक्शन हो गया, तरीका हो गया कि वो रिटेल वर्क में भी, रिटेल में क्या करता है, हमें होम डिलीवरी की ऑप्शन दी हुई है उसने। दूसरा जो हमने यहाँ पे क्रेडिट वाली मंथली क्रेडिट या वीकली क्रेडिट की ऑप्शन दी, मान लीजिए जैसे हम जो है हम तो मंथली पेमेंट करते हैं दूध की, ठीक है। वो हमारे से 1 महीने बाद हिसाब जो भी दूध की पेमेंट बनती है वो हमारे से ले लेता है, ठीक है। बिल बना के भेज देते हैं, हम उसे कैश या पेटीएम या गूगल पे वगैरह कर देते हैं, ठीक है। और कई फैमिली से हो सकता है वो वीकली भी पेमेंट लेता हो, ठीक है। तो मतलब क्या है, इसमें जो नेबरहुड रिटेल बिजनेस है उसमें वैरायटी ऑफ फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है जी। कहते हैं मॉल्स प्रोवाइड ए वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ शॉपिंग एक्सपीरियंस। अब जो बिजनेस एंटिटीज में मॉल्स आ जाते हैं, अब वो अलग तरीके के एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। और जैसे मैंने गली मोहल्ले वाले में आपको एक्सपीरियंस करवाया कि गली मोहल्ले में ये ऑप्शंस भी होती हैं, क्योंकि ये कईयों के हो सकता है हो, ये जो मैं आपको हमारे एरिया में बोल रहा हूँ, ठीक है, ये एक्सपीरियंस आपने बहुत सारे बच्चों ने एक्सपीरियंस किया हो, ठीक है, आपके साथ भी ऐसा होता हो, कईयों के हो सकता है ना भी हो ये चीज़, ठीक है। अब आते हैं कहाँ पर, शॉपिंग मॉल में। अब जो मॉल्स होते हैं उसमें अलग एक्सपीरियंस कहते हैं देखने को मिलता है। एंड द ऑनलाइन रिटेलिंग प्रोवाइड 24/7 कन्वीनियंस। अब जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं, ऑनलाइन सेल परचेज है, उसमें बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है, उसमें 24 घंटे जब मर्जी बैठा ऑर्डर कर दिया, ठीक है ना। पर गुड्स जो है उसका डिलीवरी का टाइम तो लिमिटेड ही होता है, ठीक है ना। नोट, वी हैव जस्ट इनैमोरेटेड सम ऑफ द बेनिफिट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कस्टमर। कहते हैं वी हैव जस्ट इनैमोरेटेड सम ऑफ द बेनिफिट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कस्टमर्स। और देखिए जो 24/7 वाला कॉन्सेप्ट होता है, इसमें ये जो हमारी नई जनरेशन है, अब देखिए हम लोग, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, हम लोग बार्गेनिंग नहीं कर सकते। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ऑनलाइन में क्या है, आप लोग n नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो देख सकते हो। मान लो लड़के होते हैं, खास करके लड़के की, अगर बॉयज़ की अगर बात करें, मैं भी ये बीच में आ जाता हूँ कि हम लोग जब शॉपिंग करने जाते हैं, मान लीजिए मैं कपड़े देखने भी गया, रिटेल शॉप पे गया, ठीक है, तो वहाँ पर मैंने उनको कपड़े दिखाने के लिए बोला, टी शर्ट्स दिखाने के लिए बोला, जीन्स दिखाने के लिए बोला, तो हम लोग ज़्यादा नहीं देखते, ठीक है। पर
जब हम ऑनलाइन देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको, ये भी नहीं, इसमें थोड़ा सा कमी है तो ये देख लिया, तो ये देख लिया, बहुत सारी चीज़ें ऑप्शंस हमारे पास आ जाती हैं और प्राइस भी अपने हिसाब से देख लेते हैं। तो मतलब क्या है, उसकी कुछ अलग ही बेनिफिट्स हैं एज कम्पेयर टू द लोकल और फिजिकल जो मार्केट होती है हमारी। व्हाट अबाउट देयर सर्विसेज टू द होलसेलर एंड एज एन इंटरमीडिएरी इन द चेन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। ठीक है जी। क्या सर्विसेज हैं होलसेलर को, इंटरमीडिएरी को, इन द चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ क्या सर्विसेज हैं, ये भी दिखने वाली बात है। ठीक है जी। तो इसमें हमने बहुत सारी बातें करी बीसीके इस वास्ट में। ठीक है, पहला जो मेरा डोमेन था कि बिजनेस एंड कॉमर्स नॉलेज, बीसीके क्या है, बहुत वास्ट है। वास्ट कैसे है जी? ठीक है जी, ये इसमें क्या है, कहते पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो बिजनेस की दुनिया है वो बहुत बड़ी है, बहुत फैली हुई है। ठीक है जी, जैसे हमने डिटेल में बात किया, अपनी मार्केट्स है, लोकल मार्केट्स हैं, ठीक है, हमारे आस पड़ोस की मार्केट है, उसमें बिजनेस करने का, सेल परचेज करने का तरीका अलग है। ठीक है, जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं उसमें सेल परचेज करने का एक्सपीरियंस अलग है। ठीक है जी। दूसरा, बीसीके इज एक्लेक्टिक। एक्लेक्टिक मीन्स मल्टी डिसिप्लिनरी। ठीक है जी, कहते हैं दैट इज डिराइव फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स। ठीक है जी, जो बीसीके है डिराइव की गई है वेरियस डिसिप्लिन से, जैसे कि मार्केटिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस, एचआर, ठीक है, लॉज, इकोनॉमिक्स, एथिक्स एट्सेट्रा। और जो हर एक डिसिप्लिन है, ईच डिसिप्लिन हैज़ ए वोकैबुलरी ऑफ इट्स ओन एंड दस कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स बीसीके वोकैबुलरी। अब बहुत सारी चीज़ें जो बिजनेस में होती हैं वो अलग अलग जगह से ली गई हैं। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। मल्टी डिसिप्लिनरी इसको इसीलिए कहा गया है, करेक्टिक इसीलिए कहा गया है कि जो बिजनेस की वोकैबुलरी है ना, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो अलग अलग सेक्टर से ली गई हैं, अलग अलग तरफ से ली गई हैं। ठीक है, तो बात करते हैं। ठीक है जी। अब वो ये वोकैबुलरी कौन कौन सी हैं? ठीक है जी, अब ये बीसीके की जो वोकैबुलरी है, बीसीके में जो टर्म्स, बिजनेस एंड कॉमर्स में जो टर्म्स कुछ ली गई हैं वो कहाँ कहाँ से ली गई हैं, कुछ एग्जांपल हैं आपके पास। पहला वर्ड है बिजनेस में स्ट्रेटजी वर्ड। स्ट्रेटजी वर्ड कहाँ से लिया गया? बिजनेस में स्ट्रेटजी वर्ड यूज़ होता है। जैसे आप जब आप इंटरमीडिएट में पहुँचोगे तो आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट देखने को मिलेगा ग्रुप 2 में। ठीक है जी, उसमें स्ट्रेटजी वर्ड यूज़ हुआ है। अब ये स्ट्रेटजी वर्ड आया कहाँ से? कहते हैं ये जो स्ट्रेटजी वर्ड है ना, ये लिया गया कहाँ से? मिलिट्री से लिया गया, मिलिट्री से लिया गया। कहते जस्ट एज आर्मीज एट वॉर develop strategies to outsmart each other, likewise business draw their strategies to beat their competitor। अब मिलिट्री में क्या होता था, आर्मी में क्या होता था कि जो युद्ध छिड़ते थे तो स्ट्रेटजी बनाई जाती थी, स्ट्रेटजी बनाई जाती थी कि किस तरीके से हम लोग क्या है युद्ध जीत पाएं। अब इसी का स्ट्रेटजी का इस्तेमाल बिजनेस में किया गया। बिजनेस में किस लिए इस्तेमाल किया गया कि किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई जाए कि हम अपने कंपटीटर को कैसे पछाड़ सकें, कैसे हम अपने कंपटीटर से आगे निकल सकें। ठीक है जी, स्ट्रेटजी का टर्म कहाँ से लिया गया? मिलिट्री से लिया गया। ठीक है जी, मिलिट्री में हम लोग इस्तेमाल किस लिए करते थे? मिलिट्री में इस्तेमाल किया जाता था कि किस तरीके से जो क्या है अपने दुश्मनों से आगे निकला जाए, कैसे दुश्मनों पर वार किया जाए, कैसे दुश्मन से आगे निकला जाए। ठीक है जी, अब यही टर्म बिजनेस में लिया गया। अब यही टर्म बिजनेस में इस्तेमाल किया जाने लगा। वहाँ पर क्या इस्तेमाल किस लिए किए जाने लगा कि किस तरीके से हम लोग का गया है अपने कंपटीटर से आगे निकल पाए। ठीक है जी, चलिए दूसरा लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स वर्ड भी कहाँ से लिया गया? मिलिट्री से लिया गया। अब वहाँ पर कहते हैं लॉजिस्टिक जो मिलिट्री में है, वहाँ पर क्या था? मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स, सैनिकों की जो मूवमेंट होती थी वहाँ पर सप्लाई की और इक्विपमेंट्स की, कि किस तरीके से सैनिकों की जो अपना इक्विपमेंट्स है, हथियार वगैरह हैं, ठीक है, वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे मूव किए जाएं, सप्लाई प्रोवाइड की जाए। अब
अब यही बिजनेस में जो लॉजिस्टिक वर्ड है, टर्म है, ये बिजनेस में इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है, अब यहाँ पर कहते हैं डिटेल्ड कोऑर्डिनेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कोऑपरेशन इन्वॉल्विंग मैनी पीपल, फैसिलिटीज एंड सप्लाईज। अब किस तरीके से एक बंदे से दूसरे बंदे के बीच में मटेरियल सप्लाई किया जाए और फैसिलिटी सर्विसेज एक से दूसरे बंदे को प्रोवाइड की जाए सही मैनर में, कोऑपरेटिव मैनर में। टिपिकली इनबाउंड लॉजिस्टिक इंप्लाइज द मूवमेंट ऑफ इनपुट्स। लॉजिस्टिक में दो, एक इनबाउंड लॉजिस्टिक है, एक आउटबाउंड लॉजिस्टिक है। इनबाउंड, आउटबाउंड। इनबाउंड का मतलब क्या है? इनबाउंड का मतलब है इनबाउंड लॉजिस्टिक इंप्लाइज मूवमेंट ऑफ इनपुट्स। ठीक है जी, इनबाउंड मूवमेंट ऑफ इनपुट्स। इनपुट्स क्या है? सप्लायर से हमारे तक जो मूवमेंट हो रही है रॉ मटेरियल की, दैट इज इनबाउंड लॉजिस्टिक। एक है आउटबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब मूवमेंट ऑफ आउटपुट। आउटपुट फैक्ट्री में प्रोड्यूस हुई, गुड्स प्रोड्यूस हुई, फैक्ट्री से वेयर हाउस में लाई गई, वेयर हाउस से कस्टमर तक कैसे पहुंचाई जाए। ठीक है, उसके लिए हमने क्या कुछ किया, दैट इज आउटबाउंड लॉजिस्टिक। ठीक है जी, अब आते हैं तीसरा बुल, बुल बेयर। ठीक है जी, तीसरा बुल है, चौथा बेयर। ये बुल और बेयर जो है ये स्टॉक मार्केट में वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये लिए कहाँ से गए? बायोलॉजी से बुल लिया गया और बेयर भी बायोलॉजी से। ठीक है जी, बायोलॉजी से लिया गया, साइकोलॉजी से, एनिमल साइकोलॉजी। ठीक है, दोनों एनिमल साइकोलॉजी से लिए गए वर्ड। अब इसमें कहते हैं क्यों लिए गए? क्योंकि जो बुल की जो नेचर है ना, वो क्या करता है, यहाँ से सिर से अपने उठाता है और दुश्मन को उठा के मार पटकता है। ऐसे ही कहते हैं ना, सींग में फंसा लेता है और उड़ा के मारता है हवा में। ठीक है ना, उड़ा के मारते हैं हवा में। कहते हैं बुल क्या कहता है, थ्रो अप द इकोनॉमीज इन द कॉम्बैट। लाइकवाइज बुल्स इम्प्लाई द स्टॉक मार्केट प्लेयर। जो लाइकवाइज स्टॉक मार्केट प्लेयर हु रेज द स्टॉक प्राइजेस थ्रू बिल्डिंग ए बाय प्रेशर। ठीक है जी, वो क्या करते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में बाइंग का प्रेशर क्रिएट करके स्टॉक के जो प्राइजेस हैं वो क्या कर देते हैं, रेज कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। जब बुलिश मार्केट होती है तो क्या होता है, शेयर के प्राइजेस क्या होते हैं, महंगे हो जाते हैं। ठीक है, बीइंग बुलिश इंप्लाइज ए ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन। जब बुलिश मार्केट हो जाती है तो एक्सपेक्टेशन हो जाता है कि शेयर के प्राइस और ज़्यादा बढ़ेंगे और ज़्यादा बढ़ेंगे और ज़्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस दैट द इकोनॉमी और मार्केट और बिजनेस इज लाइकली टू डू वेल। कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो बिजनेस है, ठीक है, हमारे जो मार्केट है वो बहुत अच्छा हमारे इन फ्यूचर में करने वाली है। मतलब ऑप्टिमिस्टिक नेचर के हम लोग हो जाते हैं, जो इन्वेस्टर हैं वो ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं कि आगे जाके कंपनी का बिजनेस जो है बहुत अच्छा बढ़ने वाला है, देश की जो इकोनॉमी है बहुत अच्छा बढ़ने वाली है, मार्केट जो बहुत अच्छा करने वाली है। इसलिए हम लोग क्या है, बाइंग प्रेशर क्रिएट हो जाता है और शेयर के प्राइजेस जो है वो बुलिश हो जाते हैं, रेज हो जाते हैं। ठीक है जी, चौथा है बेयर। बेयर क्या होता है, बालू। ठीक है जी, वो क्या होता है, दबा लेता है नीचे। कहते हैं बेयर हैव द टेंडेंसी टू एम्ब्रेस एंड पुश डाउनवर्ड देयर इकोनॉमी एनिमीज इन ए कम्बैट। वो क्या करता है, धसा देता है जमीन में, दबा देता है नीचे। ठीक है, इसलिए बेयर जो है स्टॉक मार्केट प्लेयर है दैट हैव पैसिमिस्टिक, जिनको क्या है, डर लग रहा है कि मार्केट में इन फ्यूचर में शेयर के प्राइसेस क्या होने वाले हैं, कम होने वाले हैं। इसलिए वो क्या है, पैसिमिस्टिक हो जाते हैं, वो शेयर बेचना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, ये 4 टर्म थे जो बीसीके में बिजनेस में इस्तेमाल किए जा रहे हैं बीसीके में। ठीक है जी, और कहाँ कहाँ से आए हैं? पहला स्ट्रेटजी वर्ड कहाँ से है, मिलिट्री से। पहले मिलिट्री में इस्तेमाल किया जाता था कि दुश्मनों पे कैसे धाक जमाई जाए, कैसे उनसे जीता जाए युद्ध। फिर बिजनेस में हम लोग इस्तेमाल करने लगे कैसे कंपटीटर से हमें क्या है, हम आगे बढ़ना है, कैसे उनसे जीतना है। ठीक है जी, फिर लॉजिस्टिक वर्ड भी कहाँ से लिया गया, मिलिट्री से लिया गया। लॉजिस्टिक वर्ड वो क्या करते थे, अपने मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स के लिए, ठीक है, मिलिट्री सप्लाई और इक्विपमेंट्स के लिए इस्तेमाल करते थे। फिर इनबाउंड और बिजनेस में इस्तेमाल किया गया इनबाउंड और आउटबाउंड लॉजिस्टिक के लिए। इनबाउंड लॉजिस्टिक क्या होता है,
मूवमेंट ऑफ इनपुट, और आउटबाउंड लॉजिस्टिक क्या होता है, मूवमेंट ऑफ आउटपुट। ठीक है जी। तीसरा बुल, चौथा बेयर। बुलिश, बुल क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है इन्वेस्टर, बेयर में क्या होता है, पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक में क्या है कि एक्सपेक्टेशन करता है कि शेयर के प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कि मार्केट भी अच्छी है, यहाँ पर उम्मीदें हैं बिजनेस बहुत अच्छा जाने वाला है, मार्केट बहुत अच्छा करने वाली है, और इकोनॉमी भी बहुत अच्छा करने वाली है, इसीलिए उन्हें उम्मीद, इन्वेस्टर्स को उम्मीद होती है कि शेयर का प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है। ठीक है। बेयर में क्या होता है, बेयरिश मार्केट है कि इसमें क्या है, इन्वेस्टर पैसिमिस्टिक है, इसमें क्या उम्मीद करता है कि शेयर के प्राइसेस जो हैं, स्टॉक के प्राइसेस जो हैं वो फ्यूचर में रिड्यूस होने वाले हैं। ठीक है जी। अब आते हैं तीसरा, BCK इज एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग। ये मैंने आपको पहले भी बताया, बड़ा ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी। BCK के बारे में बड़ा अच्छा इसमें बताया गया कि ये क्या है, एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग है। ठीक है जी। एवर इवॉल्विंग का मतलब क्या है, हमेशा नई नई चीज़ें, न्यू चीज़ें ऐड ऑन होती रहती हैं। ठीक है जी। BCK डोमेन्स आर एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ इंट्रोड्यूस सेवरल टर्म इन द लेक्सिकन ऑफ BCK। कहते हैं जो लेक्सिकन होता है शब्दकोश, मतलब डिक्शनरी में। ठीक है, जो BCK की डिक्शनरी है उसमें नए नए टर्म इंट्रोड्यूस होते रहते हैं, नई शब्दावली आती रहती है। जैसे कि 24/7 कॉन्सेप्ट आपने पहले नहीं सुना होगा। ठीक है, कुछ साल पहले ही ये मार्केट में नया वर्ड आया। B2B, बिजनेस टू बिजनेस क्या है, एक बिजनेस एंटिटी दूसरी बिजनेस एंटिटी को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजैक्शन कर रही है, दैट इज B2B कॉमर्स। B2C, बिजनेस टू कॉमर्स, एक बिजनेस एंटिटी कंज्यूमर को सेल परचेज कर रही है ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली, दैट इज B2C। BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, चिप्स, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो नाम जो है, टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली जो है आपको नई, जैसे मैंने अभी बोला कुछ देर पहले, वर्क फ्रॉम होम, ये कोविड-19 की वजह से वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है जी। कंपनीज ने देखा कि बार बार लॉकडाउन लग रहा है, वो एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके, खास करके जो ऑनलाइन अपना सर्विसेज देती हैं कंपनीज, उनको लगता है कि हमारा एम्प्लॉई जो है वो बिजनेस में, कंपनी में आएगा। ठीक है, अगर वो काम घर से ही कर सकता है तो वो क्या है, उनको वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दे देते हैं। ठीक है, कि वो ऑफिस आएगा, बीमारी फैलाएगा उसको, अगर ठीक है उसके पास कई क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन दे देते हैं, उनको लगता है कि एम्प्लॉई के पास लड़की है मान लो, ठीक है, वो बस में आएगी, या लड़का है, ठीक है, बस में आएगा, अपना ऑटो वगैरह में आएगा, तो हो सकता है दूसरे किसी और को हो, उसकी वजह से हमारे एम्प्लॉई को हो जाए, एम्प्लॉई की वजह से बाकी एम्प्लॉयज़ को हो जाए, मुझे हो जाए। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, वर्क फ्रॉम होम की ऑप्शन दे देते हैं। ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ is the decline and demise of the old businesses and old way of doing business and emergence of new business and newer way of doing businesses। कहते हैं important जो कारण है, पहलू है इस नए कॉन्सेप्ट, पुराने वाले के डिक्लाइन का, नए वाले के आने का, ठीक है, वो क्या है, emergence of new businesses and newer way of doing the businesses। ठीक है ना, जो नए तरीके निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, क्यों पुराना जो सिस्टम है धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है, और नया तरीके जो हैं, नई टेक्नोलॉजी है वो आगे आती जा रही है, नए बिजनेस काम करने के तरीके, नए शब्दावली है वो आती जा रही है। वो इसलिए है क्योंकि नए तरीके से काम करने का जो नया वे है काम करने का, लोगों को पसंद आ रहा है। दीज चेंजेस मे बी एडेड or impeded by the changes in the technology, society, economy, and like collectively referred as the business environment. In a fast evolving and expanding area of knowledge, the rate of knowledge obsolescence is high। ठीक है ना, कहते जो नॉलेज है आपको पता है लगातार चेंज हो रही है, पुरानी आपकी जो नॉलेज थी वो ख़त्म होती जा रही है, पुरानी नॉलेज जो आपकी थी वो ऑब्सोलीट हो गई। ठीक है जी, जो आपने एक्सपीरियंस इकट्ठा किया था, वो आपकी नॉलेज जो स्टडी थी वो ख़राब होती गई, खास करके IT सेक्टर में, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें खास करके क्या हो रहा है, पुरानी जो नॉलेज आपने किताबों में पढ़ी थी वो ख़राब होती गई, ऑब्सोलीट होती गई, आपको नई अपडेशन की रिक्वायरमेंट है।
इसलिए क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी है। तो इसलिए क्या है, एवर एक्सपेंडिंग है और एक्सपेंडिंग है, एवर इवॉल्विंग और एक्सपेंडिंग है। ठीक है जी। दस वी नीड टू स्टे अपडेटेड एंड डेवलप द कैपेबिलिटी टू लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न एट ए फास्ट पेस। बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार बात लिखी हुई है कि भाई इसीलिए जैसे मैंने आपको बोला कि टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है, इतनी तेज़ी से मार्केट की सिचुएशन है जो चेंज हो रही हैं, इसलिए आपको क्या है, नया पुराने वाला भूलने की ज़रूरत है, अपडेट, अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है, अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है, भूलने, पुराने वाला भूलने की। ये नहीं जैसे हम लोग बहुत सारे जो जैसे देखा होगा कि पब्लिक सेक्टर में बैंक्स हैं, सरकारी बैंक्स हैं, वो लोग अभी भी कंप्यूटर सही तरीके से नहीं चला पा रहे। जो पुराने एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं सरकारी बैंकों में, LIC जैसे दफ्तरों में, वो अभी भी क्या है, उन कंप्यूटर से ऐसे डरते हैं हुआ है भूत है, कुछ खा जाएगा उन्हें, आके निगल जाएगा कंप्यूटर उन्हें। बस जो हमारी जनरेशन के, आपके मेरे जैसे लोग हैं काम करने में, वो धड़ाधड़ हमारे उनके हाथ कैसे चलते हैं, जैसे मक्खन मलाई हो। ठीक है, मतलब क्या है, हमें क्या है, अपडेट रहने की ज़रूरत है, अपडेट रहने की ज़रूरत है, और क्या है, पुरानी चीज़ों को भूलने की ज़रूरत है, और नई चीज़ लर्न करने की ज़रूरत है। ठीक है ना, इसलिए बोला गया है कि बिजनेस BCK क्या है, एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग है। ठीक है जी, ये हमारे 3 मेन डोमेन से BCK के क्या है, BCK क्या है, वास्ट है, बहुत बड़ा है। ठीक है जी। दूसरा मल्टी एक्लेक्टिक है, मल्टी डिसिप्लिनरी है। तीसरा क्या है, एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग है। ठीक है जी। तो इस पार्ट में बच्चों इतना ही, बाकी नेक्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।